हमने द्रव्यगुण की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है जिसमें सप्त पदार्थ हैं, जिसका जो सबसे पहला सप्त पदार्थ है द्रव्य, हमने उसे स्टार्ट किया था और उसे फिनिश कर लिया था हमने। अब हम यहाँ पे फार्मेकोलॉजी देखने जा रहे हैं। फॉर अ चेंज द्रव्यगुण में ही फार्मेकोलॉजी आपके मॉडर्न टॉपिक में आती है, तो आप अगर इसको पैरेलल पढ़ेंगे ना तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपका दोनों ही सब्जेक्ट जो कि आना ही आना है आपके पेपर 1 में, वो पैरेलल कंप्लीट होता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है आयुर्वेद भव। मैं लवी राय आपको आज फार्मेकोलॉजी पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले हमने अपना द्रव्य का टॉपिक खत्म कर लिया है और हम यहाँ पे आज जर्नल फार्मेकोलॉजी डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है। इसके लिए मैंने सिलेबस आपका एनसीईआरटी का अपडेटेड डाल के रखा है। तो हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि हमें पढ़ना क्या है एंड उसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप जर्नल पढ़ोगे ना तो उसमें सबसे पहले आपका पहले आएगा ड्रग का डेफिनेशन क्या है, इसके डोजेज क्या है, आप किस तरीके से ड्रग को एडमिनिस्टर कर रहे हो, इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, इसका फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, ड्रग की डोजेस क्या ले रहे हैं आप, ठीक है। जो ड्रग का एक्शन है, मतलब आपकी बॉडी में जाके किस तरीके से कर रहा है ड्रग एक्शन एंड मैकेनिज्म क्या है उसका, और बायोअवेलेबिलिटी। तो जो हमारा लेक्चर होने जा रहा है उसमें हम सबसे पहले ये वाला टॉपिक कवर करेंगे एंड फर्दर में अब उसके बाद आप पहले जब जर्नल पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद पर्टिकुलरली आपके सिस्टम्स के हिसाब से कैसे काम करेगा वो आएगा। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए एंड अगर आप ये चाहते हैं कि कोई भी वीडियो अपलोडेड इसमें आ रही है, कोई भी नई अपलोड हो रही है, तो उसके नोटिफिकेशंस तुरंत पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करिए। यहाँ पे है सबसे पहले हमारा जो फार्मेकोलॉजी है उसकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। जर्नल फार्मेकोलॉजी में सबसे पहले डेफिनेशंस आती हैं। तो सबसे पहला फार्मेकोलॉजी है, क्योंकि सब्जेक्ट ही फार्मेकोलॉजी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि फार्मेकोलॉजी है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ये है कि ये साइंस होती है जो डील करती है इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन द लिविंग। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये है कि भाई फार्मेकोलॉजी है क्या। लॉजी मीन्स क्या होता है, साइंस या स्टडी। तो सिंपल ये है कि फार्मा मतलब ड्रग हो गया एंड लॉजी हो गई आपकी स्टडी। तो जब आप लिविंग सिस्टम पे ड्रग्स के इफेक्ट को पढ़ते हैं उसको फार्मेकोलॉजी पढ़ते हैं। अब आप ड्रग के इफेक्ट तो पढ़ रहे हैं बट आपको ये पता होना चाहिए ना कि ड्रग क्या है। तो उन्होंने बोला है कि WHO ने क्या किया है, एक डेफिनेशन दी है जिसमें बोला है एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स और पैथोलॉजिकल सिस्टम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट्स। मतलब अगर पहली चीज ये है कि ये आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, अगर आप ये ड्रग की डेफिनेशन लिख रहे हैं, अगर आपने ये चीज लिखी कि WHO डिफाइंस या फिर अकॉर्डिंग टू WHO, तो जितना भी आपको इन्वर्टेड कॉमास में दिख रहा है, देखिए एक इन्वर्टेड कॉमा यहाँ लगा है, एक यहाँ लगा है, आपको ये एग्जैक्ट लिखना पड़ेगा। वैसे तो ये हमारे स्कूल लेवल में बताया जाता है कि जिसने जो भी एक पर्टिकुलरली उनका खुद का स्टेटमेंट है वो आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। बट अगर आप ये नहीं लिखते हैं अकॉर्डिंग टू WHO तो फिर आप उसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो WHO ने एक्चुअली कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका ये इंटेंशन होता है कि वो फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को एंड पैथोलॉजिकल स्टेट्स को, जो रिसिपिएंट है मतलब जो ड्रग को ले रहा है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसमें जाके उसे मॉडिफाई करे या एक्सप्लोर करे, उसे ड्रग बोलते हैं, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है, तो मैंने देखिए स्टार्टिंग में ADME लिखा है। तो आपको जब भी फार्माकोकाइनेटिक्स बोली जाए तो आपके माइंड में सबसे पहले ADME आ जाना चाहिए। ADME क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एक्सक्रीशन होता है। एंड इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ड्रग विद इन द बॉडी, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, और एक टर्म में बोलते हैं व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग्स। मतलब हो रहा है कि काइनेटिक्स में आप क्या डील कर रहे हैं। काइनेटिक्स में ड्रग आपने ली, मतलब आपने कंज्यूम कर ली, उसके बाद आपकी बॉडी में जाने के बाद बॉडी जो है वो ड्रग के टुवर्ड्स कैसा काम कर रही है उसको बोलते हैं काइनेटिक्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स।
ये 4 चीज में डिस्क्राइब की जाती है। ADME मतलब आपने ड्रग लिया, बॉडी में जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से पूरी बॉडी में हो रहा है, उस पर्टिकुलर ड्रग पे क्या काम कर रही है हमारी बॉडी, और पूरा काम होने के बाद उस ड्रग को किस तरीके से एलिमिनेट कर रही है बॉडी के बाहर, वो काइनेटिक्स में आता है। अब फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स मतलब होता है, मैं पहले शॉर्टली बता दूं कि हमारी काइनेटिक्स में आपने ये पढ़ा कि आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, बट डायनेमिक्स में आप ये पढ़ेंगे कि जब आपने ड्रग कंज्यूम किया तो आपका ड्रग आपकी बॉडी में जाके क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो बोल रहे हैं इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड द एडवर्स इफेक्ट। इट कवर्स ऑल द aspects relating to the ये इंपॉर्टेंट है, what the drug drugs to the body, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, आपका ड्रग बॉडी में जाके क्या काम कर रहा है, दैट इज डायनेमिक, एंड आपकी बॉडी ड्रग के टूवर्ड्स क्या काम करी, दैट इज काइनेटिक्स। अब फार्मेसी क्या होती है? फार्मेसी वही होती है जहां पे आपका प्रिपरेशन, प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग्स होता है, उसको फार्मेसी बोलते हैं। थेराप्यूटिक्स क्या बोल रहे हैं? थेराप्यूटिक्स जो है ये वो एस्पेक्ट होता है मेडिसिन का जो कि ट्रीटमेंट में कंसर्न किया जाता है। कोई भी ड्रग जो होती है, जब अगर वो किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही हो तो उसको थेराप्यूटिक्स बोलते हैं। आपने ये बहुत कॉमनली टर्म सुना होगा कि कीमोथेरेपी। क्या होती है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी जो होती है वो केमिकल कंपाउंड्स को यूज करने के बाद केमिकल कंपाउंड्स का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करने के लिए यूज करते हैं? डैमेज करने के लिए यूज करते हैं इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को, और कहाँ पे या तो कोई डिसीज होती है या तो कैंसर होता है, वहां पे हम कीमोथेरेपी यूज करते हैं। टॉक्सिकोलॉजी क्या है? लॉजी मतलब वही स्टडी है, ये स्टडी होती है किसकी? पॉइजन्स की होती है, उनका एक्शन होता है, उनका डिटेक्शन होता है, उनका प्रिवेंशन होता है एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया एंड ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा। लॉजी में पॉइजन भी है, उसका एक्शन भी देख रहे हैं आप, डिटेक्शन भी देख रहे हैं, उसका प्रिवेंशन भी देख रहे हैं एंड भाई ट्रीटमेंट भी देख रहे हैं। ठीक है, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या होती है? देखिए क्या है, क्लिनिकल का मतलब ये है कि अब ये एक जर्नल सिनेरियो है। ठीक है, कोई ड्रग बनी, ड्रग बनने के बाद वो डायरेक्ट मार्केट में नहीं आती, पहले क्या करा जाता है, या तो कोई वॉलेंटियर होता है कि हाँ वॉलेंटियर्स होते हैं कि भाई नई ड्रग बनी एंड ठीक है आप मेरे ऊपर इसको ट्रायल करके देख लीजिए, या फिर मान लीजिए कोई पेशेंट है, जस्ट लाइक आपने कोविड के सीन में देखा होगा, सुना होगा, हमारे न्यूज में आता था कि आज ये वाले इंजेक्शन बनाए गए हैं। ठीक है, आज ये वाली वैक्सीन बनाई गई है, इतने वॉलेंटियर्स हैं या फिर इतने जो है वो सर्वाइवर्स हैं, उन पे ये इंजेक्शंस अप्लाई किए जा रहे हैं एंड उसका पूरा प्रॉज एंड कॉन्स देखा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लिनिकल बोलते हैं। क्लिनिकल मतलब क्या होता है? जो हम जनरल प्रैक्टिस में करते हैं उसी से रिलेट करके बोला है कि जब भी कोई आपकी ड्रग सबसे पहले अप्लाई की जाती है किसी हेल्दी वॉलेंटियर पे या किसी भी पेशेंट पे, और उसके बाद वो ड्रग जो है वो पर्टिकुलर पर्सन्स पे क्या काम कर रही है। ठीक है, किसी पे कोई और काम करेगी, कोई नॉर्मल जिसका अच्छी इम्यूनिटी होगा वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा, किसी का वीक होगा वो उस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो ये जितना भी पूरा सिनेरियो निकाला जाता है और इसका जो भी एक कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में आता है। फिर उसके बाद आपकी आती है ऑर्फन ड्रग्स। क्या होती हैं? तो कह रहे हैं कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो डायग्नोज करने के लिए यूज करी जाती हैं, ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती हैं एंड किसी भी डिसीज के प्रिवेंशन के लिए यूज की जाती है, ये वो ऑर्फन ड्रग्स होती है। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन ड्रग्स को बनाने के लिए जितना भी एक्सपेंसेस यूज किए गए हैं, ठीक है, वो कभी भी रिकवर नहीं किए जाते फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज से। जैसे कि एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी रेयर प्रॉब्लम है जो हमारे पॉपुलेशन में आ गई है, तो अब क्या करती हैं कंपनीज कि उस एक पर्टिकुलर डिसीज के लिए ड्रग बनाती है, उसके बाद उसको सेल करती है। सेल करने के बाद सेलिंग से जितना भी प्रॉफिट होता है ना, उस प्रॉफिट को वो एक कंपनी जो है लेती नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग, सबसे कॉमन एग्जांपल, हमने पैरासीटामोल ली 10 रुपए की खरीदी, अब मान लीजिए वो 2 रुपए की बनाई उन्होंने लेकिन बेची 10 रुपए की। ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ उनको? 8 रुपए का। वो जो प्रॉफिट हुआ वो सीधे कंपनी के साथ पहुंचाया जाता है। लेकिन आपकी ऑर्फन ड्रग्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऑर्फन ड्रग्स में क्या होता है कि वो बेनिफिट तो दे देती है लेकिन जितना भी उसका एक्सपेंसेस निकला है और सेलिंग करने के बाद जितना भी प्रॉफिट मिला है वो कभी भी कंपनी रिकवर नहीं करती। इसके एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा, डिगॉक्सिसिन एंटीबॉडी है एंड फॉर्मिजोपोल है। ठीक है, ये दो आपकी ड्रग्स हैं। फिर उसके बाद है ओवर द काउंटर ड्रग्स। क्या होती हैं? वो ड्रग्स जो कि जहां पे भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता है। ठीक है, आप सीधे गए, आपने फार्मेसी में बोला कि भैया ये वाली दवा हमें दे दीजिए, वो सिंपली आपको दे देता है। वो पैरासीटामॉल्स हैं, एंटासिड्स हैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं।
ऐसी ड्रग्स जिनमें प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। एंड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होती है? दीज आर द ड्रग्स विच कैन बी ऑब्टेन्ड ओनली अपॉन प्रोड्यूसिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, एंटीबायोटिक्स एंड एंटीसाइकोटिक्स। तो आप अगर कभी कभी होता होगा ना कि आप जैसे मान लीजिए नींद की गोलियां होती हैं, जिनको नींद नहीं आती, जब अगर वो जाएंगे फार्मेसी पर सीधे बोलेंगे कि मुझे ये दवा दे दीजिए या कोई बीपी की दवा दे दीजिए, तो इंसान ना डायरेक्ट नहीं देता। जो फार्मासिस्ट होते हैं वो डायरेक्ट नहीं देते, उन्हें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है। वो ही ड्रग्स जिनमें प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स के अंदर आती हैं। तो ये अभी आपने जो पढ़ा ना, ये आपकी डेफिनेशंस थी, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद करिएगा, ये आती हैं एग्जाम्स में। अब हम आते हैं डोसेज फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, जो आपके सिलेबस में तुरंत सेकंड पॉइंट था। उसमें क्या होता है? डोसेज फॉर्म्स मतलब होता है कि आपकी जो ड्रग्स हैं वो आप किन फॉर्म्स में कंज्यूम करते हैं। तो आप 4 फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। सॉलिड होती हैं, लिक्विड होती हैं, सेमी सॉलिड्स होती हैं, इनहेलेबल्स होती हैं। जब आपकी सॉलिड्स होती है उसमें पाउडर्स होते हैं, टैबलेट्स होते हैं, पिल्स होती हैं, कैप्सूल्स होती हैं, लॉन्जेजेस होती हैं, सपोजिटरीज होती हैं। तो अभी हम इनका डिटेलिंग पढ़ेंगे। आप पहले इसलिए फ्लो चार्ट देखिए। लिक्विड में आपके एक्वस आते हैं, सस्पेंशंस आते हैं, एलाइजर्स आते हैं, ड्रॉप्स आती हैं, लोशंस आते हैं, इंजेक्शंस आते हैं। जो सेमी सॉलिड होते हैं उनमें ऑइंटमेंट, पेंट एंड जेल है, पेस्ट एंड जेल है, एंड आपके इनहेलेशंस हैं, ठीक है। इनहेलेशन मतलब जो वोलाटाइल होते हैं। ये आपने चार्ट देखा, अब हम इसका डिटेलिंग पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आपके पाउडर्स हैं। यहाँ पे हम आपको समझाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन मोटो समझाने का होना चाहिए कि आपको समझ में आए। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, ठीक है, तो उसके लिए डोंट वरी। तो सबसे पहले आपने सॉलिड में पाउडर्स देखे थे। पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर्स जो है बहुत फाइन होते हैं, ठीक। तो वो सैशेज में भी आते हैं या फिर ये बल्क फॉर्म में भी होते हैं। तो अब सैशेज में एंड बल्क फॉर्म में सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको पाउडर का दिया जाए वो ORS होता है, ठीक है। वो पाउडर है, सैशे में आ रहा है, आपने सीधे क्या किया? पानी उबाला, 1 लीटर में 1 पैकेट डाला और यूज कर लिया, वो पाउडर है। टैबलेट्स क्या होते हैं? टैबलेट्स ग्रैन्युलेटेड पाउडर्स होते हैं। पाउडर्स ये भी होते हैं बट ये ग्रैन्युलेटेड होते हैं। और इनको मिक्स किसके साथ किया जाता है? क्योंकि पाउडर्स को आप डायरेक्ट टैबलेट नहीं बना सकते ना, आपको कुछ स्टिकी चाहिए, कुछ बाइंडिंग एजेंट चाहिए। तो ऐसे ग्रैन्युलेटेड पाउडर्स जिनको बाइंडिंग एजेंट्स के साथ मिक्स कर दिया जाता है और अपनी डिजायरेबल शेप के अकॉर्डिंग मोल्ड कर दिया जाता है, उनको टैबलेट्स बोला जाता है। अब यहाँ पे मैंने देखिए छोटे छोटे बनाए हैं। टैबलेट्स में भी आपके च्यूबल होते हैं, डिस्पेरेसिबल होते हैं, सबलिंगुअल होते हैं, एंटेरो कोटेड होते हैं, सस्टेन्ड होते हैं, कंट्रोल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ठीक, देखिए आएगा पेपर में। अगर आप के पास टाइम है एंड आपका ये सिर्फ 5 मार्क्स में आ रहा है तो आप इतना डिटेलिंग टैबलेट्स में मत लिखिएगा। क्योंकि देखिए पेपर का मेन मोटो ये होता है, ऐसा नहीं होता कि आपको सब कुछ लिखना है लिखना है लिखना है, पता चला बाद में पेपर खत्म हो गया ना, आप अपना पेपर ही नहीं कंप्लीट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपनी युक्ति लगानी होती है पेपर में कि आप किस हिसाब से लिख रहे हैं कि आप पूरा मैटर भी लिख लें और आपका पेपर भी ना छूटे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 10 मार्क्स में आता है तो आप इसको डिस्क्राइब कर दीजिएगा। नहीं आता है तो जैसा ये मैंने फ्लो चार्ट बनाया है, सबसे पहले आप इसको लिख दीजिएगा ना, मेन कर दीजिएगा। जैसे पाउडर क्या है, टैबलेट क्या है, पिल क्या है। टैबलेट के लिए ये बना दीजिएगा, ठीक है, बट इसको कोई जरूरी नहीं है कि आप लिखिएगा, बट फिर भी समझाना है मुझे तो मैं समझा रही हूँ। च्यूबल मतलब क्या होती है? मुंह में डाला, च्यू कर लिया, मतलब इजीली आपने ऐसे अपने मुंह में डाला, उसको अच्छे से च्यू किया और आपने क्या कर लिया? उसको स्वॉलो कर लिया, ठीक है। जायज सी बात है, जो भी चीज आपको च्यू कर रही है वो कैसी होगी? जिस चीज को आप मुंह में रख के च्यू कर रहे हैं वो टेस्ट होगी ना, तो प्लेजेंट होगी। डिस्पैरेबल क्या होती है? सिंपली लिया आपने, पानी में ऐसे घोला, टैबलेट्स को पी गया, ये हो गई डिस्पर्सिबल्स। फिर सबलिंगुअल क्या होती है? आपने लिंगुअल जहां पे भी आता है वो टंग से रिलेटेड होता है, तो ऐसी टैबलेट्स जिनको आप टंग के नीचे रख लेते हैं। अब एंटेरिक कोटेड मतलब होता है ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जिनके ऊपर एक ऐसा कोटिंग की जाती है जो आपके स्टमक के एसिडिक मीडिया में डिजोल्व ना हो। तो क्या होगा? आपने टैबलेट ली, उसके ऊपर ऐसी कोटिंग है कि आपके पेट में गया, वहां पे जो आपका पीएच है 1.2, कुछ भी नहीं हो रहा है उस पर, ठीक है, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब आपके अल्कलाइन मीडियम में गई, कहाँ पे? एंटेरिक कोलिन्स में, तो वहां पे जाने के बाद ये डिसॉल्व करेगी। सस्टेन्ड वाली क्या होती है? सस्टेन्ड को बोलते हैं, ये इस तरीके से कोड की जाती है ना कि पर्टिकुलर टाइम पर डिसॉल्व हो। जैसे मान लीजिए छोटू सी टैबलेट है, उसके ऊपर इन्होंने 4-5 लेयर लगा दी। एक लेयर आपके मुंह में डिसॉल्व हुई,
दूसरी आपके स्टमक में हो गई, फिर आपके जाके ड्यूडेनम में हो गई, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गई, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में हो गई। इसीलिए इसका नाम सस्टेन्ड या एक्सटेंडेड रखा है। तो इसका सबसे कम टाइम जो होता है रिएक्ट करने का वो 2 से 6 घंटे, एंड सबसे ज्यादा टाइम जो होता है वो 12 घंटे होते हैं काम करने का, मतलब एब्जॉर्ब का। क्यों ऐसा है? क्योंकि अलग अलग कोटिंग है ना, आपके बॉडी पार्ट में अलग अलग तरीके में जाके वो एब्जॉर्ब कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एक्सटेंडेड। फिर आपकी आती है कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट्स। क्या होती है? इसमें क्या होता है? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है जो कि आपके ड्रग के ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कंट्रोल करता है। भाई ऐसा ना हो कि आपकी ड्रग ली, आपने तुरंत एक्टिविटी कर दी उसने, या फिर पूरी बॉडी में पड़ी है, आप जिस चीज के लिए आपने लिया है उसके लिए यूज ही नहीं हो रही है, ठीक है? तो ये आपकी कंट्रोल्ड वाली होती है। फिर आपके आते हैं पिल्स। क्या होते हैं? तो पिल्स में उन्होंने बोला है कि ये ड्रग्स ही होते हैं, ठीक है, पाउडर्स ही होते हैं जिनको हनी के साथ या फिर किसी सिरप के साथ क्या करते हैं? मिक्स कर लिया जाता है, एंड इसके ऊपर वैसी अलग से कवरिंग कर दी जाती है ताकि आपको ओवल मतलब ओरल के लिए आपको स्वॉलो करने में प्रॉब्लम ना हो। कैप्सूल्स क्या होती हैं? भाई आपने कैप्सूल्स देखी होंगी, ठीक है, जैसे रैंटैक की कैप्सूल्स होती हैं या और भी बहुत सारी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कैप्सूल्स के कवरिंग होते हैं उसमें क्या होता है? वो जेलाटिन से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है? तो वो बहुत इजीली आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, एंड उसके अंदर आपकी जितनी भी चीजें होती हैं वो सब मतलब जो आपके मेडिकेटेड पाउडर्स हैं वो उस कैप्सूल के अंदर होते हैं। एंड एंटेरिक कोटेड का मतलब यही है कि वो इस तरीके का उसके ऊपर कोटिंग किया गया है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर आपके इंटेस्टाइन में जाकर डिजोल्व हो। लॉजेंजेस क्या होते हैं? ये ऐसी टैबलेट्स होती हैं जो आप मुंह में ही रखते हैं, ठीक है? एंड ये किस लिए होती है? इनका लोकल एक्शन जो होता है वो माउथ एंड थ्रोट होता है। तो क्या होता है? आपने मुंह में डाला, कॉमन सी बात है, जो देखिए जो भी आपके ओरल है वो प्लेजेंट टू टेस्ट होना ही चाहिए, ठीक है? वो स्वीटनिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स होगा, तो क्या होगा? ये थोड़े गम टाइप के होंगे जिसको आप अपने मुंह में ही रखिए, एंड आपके ये माउथ एंड थ्रोट के लिए यूज होंगे। सपोजिटरीज क्या होती है? एंड माई क्वेश्चन इज, आप आयुर्वेद में पढ़ चुके हैं सपोजिटरी क्या होती है? चलिए बताइए क्या होती है सपोजिटरी, हम बताते हैं। आपने एक नाम पढ़ा होगा वर्ती, ठीक है? जो आप वर्ती देते हैं, फल वर्तियां देते हैं जब किसी को भी मल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो वहां हम गुदाम मार्ग में सपोजिटरी मतलब वर्ती लगाते हैं। एग्जैक्टली वही चीज है। बुलेट शेप्ड होती हैं, मेडिकेटेड होते हैं, ठीक है, टैबलेट्स होते हैं, आप अपने एनल रूट में लगाते हैं या आप किसी पेशेंट के एनल रूट में लगाते हैं, एंड फिर ये अपना काम करती हैं। अब आप इसके बाद हमारे आ जाते हैं ये हमारे लिक्विड्स क्या होते हैं। तो लिक्विड्स में सबसे पहले आपका एक्वस है, ठीक है? एक्वस में क्या होता है? ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो पानी में डिजोल्व रहती हैं, एंड आप इसको पैरेंटरल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी जब आप रूल्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो आप पैरेंटरल क्या होता है वो पढ़ेंगे, बट फिर भी हम यहाँ बता देते हैं। पैरेंटरल मतलब होता है जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, जो इनहेलेशंस होते हैं, एंड जो ट्रांसडर्मल्स होते हैं, ऐसी वाली जो भी चीज होती है वो पैरेंटरल्स में आती है, ठीक है? फिर आपका आता है सस्पेंशन क्या होते हैं। देखिए सस्पेंशन में क्या होता है ना कि आपने मतलब सबसे पहले एग्जांपल देते हैं आपको, आपने कुछ ड्रग्स देखी होंगी, कुछ ऐसे सिरप्स देखे होंगे जिनमें अगर आप ना कुछ घंटे रख दीजिए तो क्या होता है? नीचे नीचे थोड़ा सा कुछ बैठा बैठा रहता है, वाइट सा, एंड ऊपर जो है पानी सेपरेट हो जाता है, वो सस्पेंशन होते हैं, ठीक है? आप फिर लिखा भी होता है शेक वेल बिफोर यूज ऐसे करके, वो सस्पेंशन है। सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? एक इनसॉल्युबल ड्रग को, ठीक है, एक ऐसे पानी में मतलब एक इनसॉल्युबल ड्रग को पानी में डिसॉल्व करने के बाद सस्पेंशन प्रोडक्ट बनाया जाता है। एंड इमल्जन क्या होते हैं? दो ऐसे ड्रग्स को या दो ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है जिनका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो अलग होती है, जस्ट लाइक पानी और तेल, ये इमल्जन है। अब आपने तेल लिया, उसको क्या किया? पानी में डाल दिया, कभी वो मिक्स होंगे? नहीं होंगे, हमेशा अलग अलग तैरेंगे, वो इमल्जन्स होते हैं, ठीक है? इसी तरीके से जो आपका मिल्क है वो भी एक इमल्जन का एग्जाम्पल है, ठीक है? और जो आपका वही बोला, देखिए लिखा बोथ इमल्जन्स एंड जो सस्पेंशंस है ये क्या होते हैं? ये वेल सेटल्ड हो जाते हैं नीचे। मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको, आप कुछ घंटे रख दीजिए, दोनों अलग हो जाएंगे, एंड आपको यहाँ पे क्या करना है? जब यूज करना है तो थॉरली शेक करना है। एक्साइलर्स क्या होते हैं? एलाइजर्स क्या होते हैं? ये हाइड्रो एल्कोहलिक सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है? हाइड्रो एल्कोहलिक मतलब पानी है, थोड़ा सा अल्कोहल भी होगा इसमें, और इनकी जो विस्कोसिटी होती है ना ये बहुत थिकर होता है, ठीक है? तो इसमें आपको क्या करना है? थोड़ा सा पानी मिलाना है, आपको तब पीना होता है, ये एलाइजर्स का काम होता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है लिंटस जो होता है, ये एक विस्कस सिरप होता है जो कि आप लिक करते हो, लिक करके आप यूज करोगे,
और ये थ्रोट के सूदनिंग के लिए होता है, ठीक है। लेकिन मतलब हमारे आयुर्वेद में अगर आए तो ये लेहन करने वाला होता है, ठीक। फिर आपके ड्रॉप्स आते हैं, तो ड्रॉप्स आप क्यों करते हैं? सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड देखा जाए तो ड्रॉप्स ही होते हैं। देखिए लिखा है रिलेटिवली मोर कंसंट्रेटेड होते हैं ये, ठीक है। और ये कहाँ पे हमारे ड्रॉप्स कहाँ होते हैं? हमारे आई का, हमारे नोज का, हमारा ईयर कैनाल के ड्रॉप्स होते हैं। फिर आपके लोशंस होते हैं। लोशंस के लिए ये बोला है, ये हमारे लिक्विड अभी सॉल्यूशन से चल रहे हैं। तो लोशंस में क्या होता है कि ये जो होते हैं आप इनको रब नहीं करते। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सटर्नली यूज करते हैं एंड आपको स्किन पे लगाना है लेकिन रब नहीं करना, ठीक है। और क्या करते हैं, ये सूदिंग, कूलिंग, प्रोटेक्टिव, इन सारी प्रॉपर्टीज के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। फिर हमारे अभी आते हैं, एक और बचा है हमारा इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस में क्या है, लिक्विड में एक्वस आपने बहुत सारे देखे होंगे ना, जिसमें आपका एक स्टेराइल वाटर अलग दिया होता है, पाउडर्ड फॉर्म अलग दिया होता है। आप उन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं एंड एक पर्टिकुलर जितना डोज होता है उतना आप इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो इंजेक्शंस हैं। फिर आपके सेमी सॉलिड में ऑइंटमेंट आते हैं, पेस्ट आता है एंड जेल आता है। ऑइंटमेंट में क्या होता है, ये बहुत ग्रीजी होता है, ठीक। तो ना आप वुंड पे नहीं लगा सकते। जस्ट लाइक कि अगर मान लीजिए कहीं कट गया है, वहां से ब्लड हो रहा है या ऊजिंग आ रही है, तो वहां पे आप ऑइंटमेंट नहीं लगा सकते, क्योंकि रीजन ये है क्योंकि ये ग्रीजी होता है। तो ये अलाउ नहीं करता कि पानी जो आपका वुंड है वहां से ब्लड या जो पानी निकल रहा है इसको ऊज करने के लिए अलाउ नहीं करता ऑइंटमेंट। इसीलिए आप कोई भी चोट वाली जगह पे, जहां पे आपका वुंड है, जहां व्रण है, आप नहीं लगा सकते। पेस्ट में क्या है, पेस्ट में ये है कि ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक एडिसिव पाउडर्स होते हैं और ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखे हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या होता है, ये आप लगा सकते हैं, जो ये पेस्ट होता है ना, ये आप बिल्कुल अपने चोट पे लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये अलाउ कर रहा है आपके व्रण से निकलने के लिए, जो आपका ऊजिंग निकल रहा है। एंड टूथपेस्ट आप एक पेस्ट का एग्जाम्पल है। अब जेल्स क्या होते हैं, जेल्स में बोला है कि मेडिकेटेड विस्कस कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी कोलैप्सिबल ट्यूब्स में आते हैं और इन्होंने बोला है कि यहाँ पे स्किन पे या म्यूकस में आप बिल्कुल लगा सकते हैं। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो है ना, ये लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल दूं आपको, सबसे अच्छा पेन रिलीफ क्या है हमारा, ओमनी जेल, वॉलिनी, मूव, ठीक है। ये जेल्स होते हैं। आपने क्या किया, लिया एंड आपने अपनी स्किन पे अप्लाई कर लिया एंड ये अपना जो इनका एक्शन है ना, मोड ऑफ एक्शन, ये बहुत देर तक का होता है, ठीक है। बहुत देर तक ये सूदिंग इफेक्ट एंड रिलैक्सिंग इफेक्ट देते हैं। तो ये जेल्स का एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। अब सबसे लास्ट जो आपका फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स था वो है आपका इनहेलेशंस। तो इनहेलेशंस में क्या है, इनहेलेशंस में या तो गैस होगी या तो वोलाटाइल लिक्विड्स होंगी, ठीक है। इसमें एक आपका है प्रेशराइज मीटर डोज इनहेलेटर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके मीटर डोजेस होते हैं ना, उनमें यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ हैंडल्ड होते हैं, तो ये यहाँ पे यूज किए जाते हैं एंड इसमें आपका प्रोपेलेंट एंड हाइड्रोफ्लोरोएल्केन्स ये सब यूज किया जाता है। फिर आपका एक होता है जेट न्यूबुलाइजर। तो उसमें क्या होता है कि ड्रग्स लेते हैं आप, ठीक है, एंड इस निबुलाइजर में भरते हैं एंड मशीन ऑन करके आप जिसको भी देना होता है उन्हें दे देते हैं, ये आपने देखा भी होगा। एंड एक होते हैं रोटा हीलर्स। तो आपने जैसा देखा होगा कि जैसे जो वो अस्थमा पेशेंट्स होते हैं वो रोटा हीलर्स यूज करते हैं। रोटा हीलर्स में क्या होता है, एक इनपुट दिया रहता है, वहां पे कैप्सूल डालता है इंसान एंड जो एक स्पिन हीलर है, ठीक है। तो क्या होता है, आप नीचे से स्पिन करते हो, उसके बाद जो आपकी कैप्सूल होती है वो बीच से सेपरेट हो जाती है, इसके बाद जो भी पेशेंट होता है वो इजीली उसको इनहेल कर लेता है, ठीक है। ये रोटा हीलर्स में आता है। तो ये पूरा टॉपिक जो है आपका यहाँ पे डोजेज खत्म हुआ है एंड इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे वो रूट्स ऑफ ड्रग स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, क्योंकि अगर एक साथ आपने बहुत सारा पढ़ लिया तो आपको हो जाएगा कंफ्यूजन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वीडियो एंड कर रही हूँ और ये अब आपका काम है कि आपको ये बहुत प्रॉपरली याद करते चलना है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज लास्ट के लिए ना कंपाइल करके मत रखिएगा। जैसे जैसे आपकी चीजें होती जा रही हैं आप इसे पढ़ के अच्छे से लर्न करके रखिए। कल हमारा हम लेक्चर ये रूट्स ऑफ ड्रग्स से करेंगे आपका, फिर धीरे धीरे हम लोग ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो होप सो यू ऑल एंजॉयड माय वीडियो एंड आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनका भी हेल्प हो सके। एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।